आपके सामने रख दूं आज का सबसे बड़ा सवाल। एक देश, एक चुनाव, किसे फायदा किसे नुकसान। और जब सरकार के पास नहीं है नंबर, तब वन नेशन वन इलेक्शन का क्यों आडंबर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस एपिसोड में। आज दोस्तों हम उस विषय के बारे में चर्चा करेंगे जो देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जो टॉपिक देश में बहुत सेंसिटिव बना हुआ है, जिसका हर देशवासी, हर व्यक्ति चर्चा कर रहा है। वो टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन। आज हम कुछ तथ्यों से पर्दाफाश करने वाले हैं, कुछ तथ्य आपके सामने लाने वाले हैं और हम आपको बताने वाले हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, कौन सा पक्ष वन नेशन वन इलेक्शन के पक्षधर है या उसके पक्ष में है और कौन सा पार्टी उसके पक्ष में नहीं है। इसी के साथ हम आज कुछ आंकड़े भी आपके लिए लेकर आए हैं जिससे आपको पता चलेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या कभी भारत देश में हुआ था और हुआ था तो कब कब हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों कि वन नेशन वन इलेक्शन के जो पक्षधर है उनका क्या मानना है कि उसके क्या फ़ायदे होंगे और जो उसके विपक्ष में है, जो वन नेशन वन इलेक्शन को नहीं रूल होने देना चाहते या नहीं पास होने देना चाहते, उनका क्या मानना है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कभी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो कभी राज्यसभा के होते हैं, कभी उपचुनाव होते हैं। लोकसभा के इलेक्शन एक बार होते हैं, फिर अलग अलग राज्यों के अंदर समय समय पे इलेक्शन होते रहते हैं जिसमें एमएलए लड़ते हैं, जीत के आते हैं और फिर एक मुख्यमंत्री सीएम अपनी कुर्सी संभालता है। अब ये तो हो गया आज तक का सिनारियो जो देश में चल रहा है, जो करंट सिनारियो है इलेक्शंस का। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन ये है कि जिसमें लोकसभा हो, राज्यसभा हो या उपचुनाव हो या देश का किसी भी तरीके का कोई भी इलेक्शन हो, कोई भी चुनाव हो, वो एक ही समय में एक ही टाइम में संपूर्ण किया जाएगा। उसके बाद कोई इलेक्शन आने वाले 5 सालों में नहीं होंगे। ये है वन नेशन वन इलेक्शन। अब बात करते हैं कि इसके पक्षधर कौन है। जैसे कि आप जानते हैं अभी रूलिंग पार्टी जो है वो है एनडीए। भाजपा कहना गलत नहीं होगा क्योंकि एनडीए को जो संचालित कर रहा है वो भाजपा कर रही है। तो साफ साफ शब्दों में कहा जाए कि मोदी गवर्नमेंट चाहती है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन को पास किया जाए, उसे लागू किया जाए। इसका विधेयक भी आ चुका है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और विपक्ष जो कि काफ़ी सारी पार्टियों का समावेश है, जैसे कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, इस तरीके से वो नहीं चाहते कि भारत देश के अंदर में वन नेशन वन इलेक्शन पास हो। उनके अपने तथ्य हैं कि क्यों पास नहीं होना चाहिए और क्यों पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी या रूलिंग पार्टी एनडीए की बात करें तो एनडीए के क्या तथ्य हैं वन नेशन वन इलेक्शन पे, वो क्या बेनिफिट बता रहे हैं। उसका बेनिफिट ये बता रहे हैं कि उनका मानना है, फॉर एग्जांपल हम आपको आसान शब्दों में बताएं कि किसी भी इलेक्शन में, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे राज्यसभा के हों, चाहे उपचुनाव हो, अगर उसमें 100 रुपया खर्चा होता है तो वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो मात्र 30 रुपये खर्चा होगा और मैन पावर कम लगेगा, संसाधनों का कम यूज होगा। और साथ ही उनका कहना ये भी है कि हमारा देश हर 6 महीने में किसी न किसी इलेक्शन में व्यस्त रहता है, या हमारे देश के लोग या हमारे देश के पॉलिटिशियंस वो किसी न किसी इलेक्शन में बिजी रहते हैं, जिस समय ना वहाँ की राज्य सरकार कोई डिसीजन ले सकती है इलेक्शन पीरियड में, ना लोग केंद्र सरकार कोई डिसीजन ले सकती है, जिससे जो डेवलपमेंट होना है वो डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। अब बात करते हैं विपक्ष का कहना है कि मान लीजिए आज महाराष्ट्र में अभी कुछ इस टाइम पहले महाराष्ट्र के इलेक्शन संपूर्ण हुए। महाराष्ट्र का गवर्नमेंट अभी सत्ता में आई है और यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन अगर पास हो जाता है तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। उसका टाइम पीरियड तो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर कैसे ये लागू होगा, पहला सवाल। दूसरा उनका कहना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट उनका मानना है, कि यदि वन नेशन वन इलेक्शन पास हो गया और किसी भी कारण से वन नेशन वन इलेक्शन के बाद कोई भी सीएम या कोई प्रधानमंत्री ही सही, क्योंकि देश में पहले भी हो चुका है, उस तथ्य पर भी हम आएंगे कि पहले कब कब हुआ है। तो जैसे कि आपको पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी 14 दिन के अंदर। तो इसी तरीके से अगर कोई सरकार गिर जाए
तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन का क्या महत्व होगा, उसका रिप्लेसमेंट क्या होगा। सवाल बड़ा गंभीर है और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल भी है। तो क्या सवाल ये बनता है कि भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन के पक्षधर तो हैं, क्या उनके पास उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है? अगर ब्लूप्रिंट तैयार है तो वो आम जनता तक भी पहुंचाया जाए और विपक्ष को बताया जाए कि भाई ये ब्लूप्रिंट है, इसके तहत हम वन नेशन वन इलेक्शन के पक्षधर हैं। अब दोस्तों आप इस रिपोर्ट को देखिए जहाँ पे हम आपको क्लियर करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या भारत देश में कभी पहले हुआ है। आपकी स्क्रीन पे है ये रिपोर्ट। फाइनली जो कवायद सितंबर 2023 में शुरू हुई थी, या कहें कि सितंबर 2023 से चल रही थी, वह आज संसद के पटल तक आ पहुंची। आज देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बकायदा 129वां संशोधन विधेयक पेश कर दिया लोकसभा के पटल पर, जो मच अवेटेड एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। और लगातार बीजेपी इसको लेकर अपना पक्ष बड़ा क्लियर रखती रही है कि यह सबसे बड़ा चुनावी रिफॉर्म है, सबसे बड़ा इलेक्शन रिफॉर्म है, ऐसा बीजेपी की तरफ से अपने पक्ष में कहा जाता रहा। दरअसल सरकार ये चाहती है कि जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, सबका चुनाव एक साथ हो। 28 राज्य हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर है और दिल्ली है, जहां बकायदा विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव एक साथ हो। तर्क यह है कि सरकार का कि प्रशासनिक अमला जो रिसोर्सेस है वो बचेंगे, पैसा बचेगा, विकास का पहिया जरा तेजी से घूमेगा, क्योंकि जब जब चुनाव आचार संहिता लगेगी न उसके बीच में केंद्र सरकार कोई निर्णय ले सकती है, ना राज्य सरकार निर्णय ले सकती है, सब ठप हो जाता है। अभी लोकसभा चुनाव हुए, 4 जून को नतीजे आए, फिर हरियाणा के चुनाव हुए, फिर जम्मू कश्मीर के हुए, फिर महाराष्ट्र के हुए और फिर अलावा उसके झारखंड में चुनाव हुए। अब सवाल यह भी है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव 7 चरणों में होंगे, बंगाल के चुनाव भी 5, 6, 7 चरणों में होंगे। तो ये छोटे छोटे चुनाव भी जब एक साथ करा पाने में हम जाहिर है सक्षम नहीं है, तभी झारखंड में 2 चरणों में चुनाव हुए, तभी जम्मू कश्मीर में 2 चरणों में चुनाव हुए, तो पेच कहाँ फंसे। और मैं यह भी बता दूं कि 40 साल से कवायद चल रही है। 1983 में सबसे पहले चुनाव आयोग ने सिफारिश भेजी थी कि होने चाहिए साइमल्टेनियस इलेक्शन पूरे देश में अक्रॉस कंट्री। फिर 1999 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई, 2015 में संसदीय समिति का सुझाव आया, 2017 में नीति आयोग की रिपोर्ट आई, 18 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई। सब कहते हैं एक देश एक चुनाव होना चाहिए। तो जिस चीज को इतनी तैयारी के साथ इतने मच अवेटेड एजेंडा के तौर पर संसद के पटल पर रखा गया, वह बिल पास नहीं हो सकता। 10 साल 11 साल की सरकार है एनडीए की, 10 साल मोदी सरकार भी थी, प्रचंड बहुमत था। इस बार एनडीए की सरकार है और मात्र 2 बिल गए हैं। जेपीसी को, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को पहला वक्फ बिल और दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन जो आज जेपीसी को भेज दिया गया। तो क्यों यह नौबत आई? दरअसल जो रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी जो रिपोर्ट सौंपी है, उन्होंने उसके मुताबिक 18 संविधान संशोधनों की जरूरत पड़ेगी। अनुच्छेद 83 के तहत लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है। अनुच्छेद 85 2, अनुच्छेद 172, एक अनुच्छेद 174 2 और अनुच्छेद 356, जिसे हम अमूमन राष्ट्रपति शासन कहते हैं। अब सवाल यह है कि अनुच्छेद 172 एक यह कहता है कि जो राज्य की विधानसभा है उसका कार्यकाल 5 साल का होगा, और अनुच्छेद 83 जो कहता है कि लोकसभा का भी कार्यकाल 5 साल का होगा। अब फर्ज कीजिए कहीं सरकार गिर गई, महाराष्ट्र में जैसे विड्रॉ कर लिया, 40 विधायक शिंदे के खत्म हो गए, और इधर तो फर्ज कीजिए किसी राज्य में सरकार गिर गई, 4 साल सक्सेसफुली चली और सीधे चौथे साल में संवैधानिक संकट पैदा हुआ, सरकार गिर गई। तो जो रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट है वह कहती है कि चुनाव तुरंत करा लिए जाएंगे, लेकिन जो अगली सरकार चुनकर आएगी उसका कार्यकाल होगा सिर्फ उतना जितना पिछली सरकार का कार्यकाल बचा था, यानी कि सिर्फ 1 साल। अब जब 1 साल के लिए चुनाव होंगे तो जनता कितनी गंभीरता से वोट करेगी, चुनावी पार्टियां कितनी गंभीरता से चुनाव लड़ेंगी। लोकसभा अगर मान लीजिए भंग हो गई संवैधानिक संकट के चलते, अल्पमत के चलते, तो जो जितना कार्य बचा होगा लोकसभा का, उसके लिए दोबारा चुनाव होंगे। नए प्रधानमंत्री जो आएंगे, फर्ज कीजिए 2.5 साल चल गई लोकसभा, 2.5 साल के लिए चुनाव होगा, तो अगला प्रधानमंत्री सिर्फ 2.5 साल के लिए होगा। तो ये बहुत सारे पेच, और यहाँ तक भी नौबत तक पहुंचेगी जब लोकसभा में 2/3 बहुमत होगा, राज्यसभा में 2/3 बहुमत होगा। ना लोकसभा में बहुमत है, ना सरकार के पास, एनडीए के पास लोकसभा में चाहिए 362 विशेष बहुमत, इसे कहते हैं। 292
राज्यसभा में 164 चाहिए, 20 2/3 बहुमत के लिए 125 है। 6 मनोनीत भी जोड़कर 125 बैठते हैं, तो न राज्यसभा से पास हो सकता है न लोकसभा के पास हो सकता। उसके बावजूद यह बिल आखिर जो लाया गया लोकसभा में 10 साल के इंतजार के बाद, इसके पीछे आखिर वजह क्या है? बहुत सारे बयान हैं जिसमें संघीय ढांचे की सबसे ज्यादा बात हुई। आर्टिकल 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पर अभी थोड़ी देर पहले आप देश के रक्षा गृह मंत्री को सुन रहे थे। मनीष तिवारी कह रहे हैं संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, भारत राज्यों का संघ है, आप विधानसभाओं का कार्यकाल कम नहीं कर सकते। धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि 2 दिन पहले संविधान की कस्में खाने में कोई कसर नहीं बाकी रखी थी और 2 दिन के भीतर संघीय ढांचे के खिलाफ बिल ले आए। मौसम देखकर चुनाव की तारीख बदल देते हैं, 8 सीट पर एक साथ चुनाव नहीं करा पाते। वो बात करेंगे एक देश एक चुनाव की। कल्याण बनर्जी कह रहे हैं इलेक्शन रिफॉर्म नहीं, यह एक जेंटलमैन का डिजायर पूरा करने की कोशिश है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी एक राष्ट्र एक चुनाव, आगे कहेंगे एक राष्ट्र एक पार्टी और फिर कह देंगे एक राष्ट्र एक नेता, यानी कि 1 नेशन 1 लीडर। तो डर बहुत सारा है, कैसे सहमति कंसेशन पीसी में बनाया जा सकेगा? क्या वो जो महत्वपूर्ण बयान है, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है बयान आज की इस चर्चा में शुरुआत में जो सबने संसद में रखे, मैं वो सुनाती हूँ। उसमें से कुछ सुनी। एंटी कॉन्स्टिट्यूशन बिल इट्स अगेंस्ट द फेडर ऑफ आवर नेशन एंड अपोजिंग द बिल, जो लोग आज विधानसभा भी एक साथ नहीं करा पाते तो मौसम देख के तारीख बदलते हो। तो वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के लिए नित नए रास्ते लाते हैं। जब ये संविधान सुधार का विधेयक संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। ये दूसरा बिल है 11 साल के कार्यकाल में जो जेपीसी को भेजा गया, और वह भी इसी वाले कार्यकाल में। पिछले 10 साल में कोई बिल जेपीसी को, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को नहीं भेजा गया। अब ऐसे में आपके सामने रख दूं आज का सबसे बड़ा सवाल, एक देश एक चुनाव, किसे फायदा किसे नुकसान? और जब सरकार के पास नहीं है नंबर, तब 1 नेशन 1 इलेक्शन का क्यों आडंबर? इस पर आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।